हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे। और आज का हमारा ये वीडियो उन परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसमें कृषि से रिलेटेड यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सवाल आते हैं। जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी का 21 जून 2022 को जो कैलेंडर है वो आ गया है, और उसमें जो लेखपाल का एग्ज़ाम है वो जून में प्रस्तावित है। तो लेखपाल जैसे एग्ज़ामों के लिए आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं, उनके एग्ज़ाम के लिए भी उन एग्ज़ाम्स के लिए भी आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो आइए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं, और हमारा पहला पॉइंट है नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च कहाँ अवस्थित है। तो ये है आपका नई दिल्ली में। फिर भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो वो हुआ था 1985 में। फिर व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई वर्ष 1999 यानी 1999 में। फिर उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई 1992 यानी वर्ष 1992 में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजन हैं किस क्षेत्र में? तो वह है कृषि क्षेत्र में। फिर किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर लागू किया गया था? तो वो है वर्ष 2004 से 2005। इसके अलावा राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया? तो वो थी आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना? 10वीं पंचवर्षीय योजना। आगे बात करते हैं, तो कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? आच्छादित मतलब कवर्ड, तो वो है आपके मोटे अनाज। और इसमें कौन कौन सी फसल कवर्ड हैं? तो वो है फसल दलहन की, गेहूं और चावल, ये उनमें कवर्ड हैं। इसके अलावा सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त है? तो वो है अति अल्पकालीन। फिर किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? ऋणात्मक मतलब निगेटिव, तो वो है तीसरी पंचवर्षीय योजना। फिर प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है क्या? क्या सम्मिलित नहीं है? कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन, ये सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश की सीमा है अधिकतम 25 लाख रुपए तक। आगे है, निम्न कथन में से हम क्या समझते हैं? भारत ने राष्ट्र खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है। इसका मतलब खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। फिर कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? उसकी स्थापना की गई वर्ष 1965 में। फिर मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। फिर राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना एनएटीपी का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वो है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। विटीकल्चर किससे रिलेटेड है? अंगूर के उत्पादन यानी कि आपके ग्रेप्स के प्रोडक्शन से। 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? तो वो है आपके 15। फिर भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है पंतनगर। फिर भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो उससे संबंधित थे कौन कौन? इंदिरा गांधी, एम.एस. स्वामीनाथन और सी सुब्रमण्यम। आगे बात करते हैं, हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित हुए राज्य कौन कौन से थे आपके? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। फिर कृषि करने की प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है वो है आपकी जैविक खेती। फिर NAFID नेफेड संबंधित है कृषि विपणन से। फिर कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP का उद्देश्य है कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चय एवं लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि फंड उचित दरों पर उपलब्ध करवा कर उनके हितों की रक्षा करना। ठीक है, ये बात हुई CACP की। आगे बात करते हैं, खाद्यान्नों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है कौन? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। आगे बात करते हैं, भारत में कृषि को वित्त देने वाली सीड संस्था कौन सी है? तो वो है आपकी नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड।
भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। क्या नहीं है? सरकारी कृषि। फिर भारत सरकार की कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है। किसने निर्णय लिया है? कॉफ़ी और चाय उत्पादकों के लिए। किसके लिए लिया है? कॉफ़ी और चाय के उत्पादकों के लिए। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके किनमें योगदान से जाना जाता है? तो वो है आपके राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और खाद्यान्न आपूर्ति में। फिर भारत की फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो वो है आपका गन्ना। फिर कौन सी फसलें ज़्यादा जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? तो वो है आपका मूंग एवं उड़द। मूंग और उड़द उगाई जाती है। फिर भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। इसके अलावा संतुलित उर्वरक प्रयोग में किए जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु एवं भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु। केरल तट, तमिलनाडु तट, तेलंगाना एवं विदर्भ में दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र है आपका तमिलनाडु तट। फिर भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य है पंजाब। फिर मैकोरानी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों के लिए है? तो वह है असिंचित परिस्थितियों के लिए। फिर गेहूं, चावल, चीनी एवं दालों में से सामान्यतः किसका भारत से निर्यात नहीं होता है? तो वह है आपकी दालों का निर्यात नहीं होता है। ट्रिटिकेल दो के बीच का संकर है, गेहूं और राई। फिर कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है स्थायी कत्वहीन। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है आपकी स्थायी कत्वहीन। फिर ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट एवं रस्ट में से कौन सा एक गेहूं का फसल रोग है? तो वो है आपका रस्ट। आगे बात करते हैं, कल्याण सोना एक किस्म है किसकी? गेहूं की। फिर भारत में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। मसूर, अलसी, सरसों एवं सोयाबीन में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो वो है आपकी सोयाबीन। फिर भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। फिर भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज से। फिर भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है किसको? उत्तर प्रदेश को। इसके अलावा आगे बात करते हैं, निम्न में से किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की? तो वो हैं, क्या क्या पॉइंट दिए हैं? गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, फिर गन्ने में शर्करा का अधिक होना, फिर तीसरा पॉइंट है पेराई का अधिक लंबा मौसम या सस्ता श्रम। तो इनमें से कौन होंगे? इसमें से जो ऑप्शन है आपका 1, 2 और 3 सही होंगे। आगे बात करते हैं, चना, सरसों, कपास एवं गेहूं में से राजस्थान किस वस्तु का देश में प्रमुख उत्पादक है? तो वो है आपका सरसों। फिर भारत में 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। तो वो है कहाँ पे? असम में। फिर भारत में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादक कहाँ होता है? तो वो होता है आपका केरल में। आगे बात करते हैं, किस राज्य में कहवा खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? तो वो है आपका कर्नाटक में। फिर विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का स्थान रहा है क्रमशः द्वितीय और प्रथम। ठीक है, सेकंड और फर्स्ट। अब इसमें भारतीय सब्जी अनुसंधान ये आपका वाराणसी में है, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है, फिर भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है, फिर भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये आपका बेंगलुरु में है। फिर ग्रीन गोल्ड कहा क्या है? ये आपकी चाय को कहा जाता है ग्रीन गोल्ड। फिर चना, फेजेंडा, झूमिंग एवं मिल्पा में से कौन सा एक चलवासी कृषि नहीं है? तो वो है आपका फेजेंडा। कौन सी आम की किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? तो वो है आपकी आम्रपाली। कौन सी है? आम्रपाली दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है। फिर भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। फिर फसल का प्रकार जिसमें हवा से
नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है, तो वो है आपकी दलहनी फसलें। आगे बात करते हैं, गुजरात गेहूं, गन्ना, बाजरा एवं नारियल में से किस एक के मुख्य उत्पादों में से एक है, तो वो है आपका बाजरा। फिर इसमें डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ है, तो वो आपका हैदराबाद में है। फिर डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च करनाल में है। डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च न्यू दिल्ली में है। फिर डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च अभी हमने देखा था कानपुर में है। इसमें भी आपको मैच करना है, तो इरा रेशम असम, मूंगा रेशम आसाम, फिर सहतूत रेशम कर्नाटक, टसर रेशम आपका झारखंड। इसके बाद मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है किसकी, अरहर की। किसकी प्रजाति है, अरहर की। फिर प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है कौन सी, कुफरी चौपसोना 2। फिर इसमें आपको मैच करना है, तो अरहर बहार, फिर अलसी नीलम, मूंगफली चंद्रा, मसूर पंत L406, सरसों वरुणा। फिर ललित एक उन्नत किस्म है अमरूद की। फिर निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति कौन सी है, अल्फांसो। फिर भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी पंतनगर में, जो उत्तर प्रदेश में है था उस टाइम के, और वर्तमान में आपका उत्तराखंड में है। फिर केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्था स्थित है मैसूर में। फिर हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में। कहाँ पे होती है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान का किस्म थी जया। कौन सा था, जया, प्रथम बौनी धान की किस्म का। फिर भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है पश्चिम बंगाल में। अरहर का जन्म स्थान है भारतवर्ष। फिर लौंग की खेती होती है केरल में। भारत में तंबाकू की सबसे बड़े उत्पादक 2 राज्य हैं, क्रमशः गुजरात और आंध्र प्रदेश। फिर कौन सी फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं, तो वो है मोटे अनाज और चावल। फिर धान, बरसीम, गेहूं एवं मूंगफली की फसलों में जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है मूंगफली की फसल में। फिर निम्नलिखित मसालों में भारत किनका सबसे बड़ा उत्पादक है, काली मिर्च, इलायची, लौंग या अदरक, तो वो है आपका काली मिर्च और अदरक। ठीक है, 1 और 4। फिर इसमें कथन दिया गया है कि भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं, और इसका रीज़न दिया गया है दालों की मांग की वरीयता। तो इसमें क्या सही है कि ए एवं आर दोनों सही है, और आर जो है एक की सही व्याख्या है, यानी भारत में दालों की कमी है लेकिन प्रोटीन की नहीं, और दालों की मांग की वरीयता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत में की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। फिर जया, पद्मा एवं कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्में हैं, तो वो किस अनाज की हैं, तो जया, पद्मा एवं कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्में हैं, तो वो है धान की। फिर एक फसली कृषि विशेषता है व्यापक अन्य कृषि की। फिर कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है, तो वो है आपका काली मिर्च। फिर स्टॉक फार्मिंग है पशुओं का प्रजनन। फिर दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता है भारत। फिर कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है, तो वो है आपकी मूंगफली की। फिर शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं मक्का की। इसके अलावा पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसकी, धान की। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है धान की। इसके अलावा कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है, तो वो है विभिन्न मौसमों पर 2 फसलें। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं सिक्किम में से किस एक को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है, तो वो है आपका सिक्किम को छोड़कर। फिर धारणीय कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता आश्वस्त बनी रहे। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो वो है आपका मैसूर में। फिर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड यानी राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना हुई थी वर्ष 1984 में। फिर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं, तो वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से।
इसके अलावा हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम से। हरित क्रांति में हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? तो वो था मैक्सिकन गेहूं। फिर भारत के राज्यों में से किन हरित गृह कृषि प्रारंभ की थी? तो वो है आपकी पंजाब ने। किसने स्टार्ट की थी ग्रीन हाउस फार्मिंग? पंजाब ने। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से। फिर फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा एवं नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। इसके अलावा भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है आपका कटक में। फिर रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना की संभावना है? तो वो 6 से 7। फिर गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो वो है आपका मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। इसके अलावा किस समूह की फसलें नकदी हैं? तो वो है कपास, गन्ना, केला और जूट। कौन कौन सी हैं? कपास, गन्ना, केला और जूट। आगे बात करते हैं तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। वे फलीदार पौधों में से कौन सा पेट्रोपादप भी है? तो वो है करेज। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप यानी टेम्परेचर। फिर खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो वो है आपकी चावल। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है जड़न यानी कि जिंक की कमी का। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं? तो वो है कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। आगे बात करते हैं कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? तो वह है नील हरित शैवाल। भारत में कौन सा क्षेत्र कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो वह है उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। महाराष्ट्र में कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो वो है कपास। फिर भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है आपका गुजरात। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए। फिर सोयाबीन के दाने में तेल की मात्रा कितनी होती है? 20 से 22%। फिर भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? तो वो है आपका कर्नाटक में। फिर भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है दाल का। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है आपका आसाम। फिर भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाले मुख्य शस्त्र हैं? तो वो है आपके चाय, रबड़, नारियल, कहवा। जूमिंग अथवा पैड़ा पद्धति क्या है? तो वो है जंगल काटकर खेती के लिए सूखने को छोड़ना। जूमिंग सर्वाधिक व्यवहित है कहाँ पे? सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो वो है आपका नागालैंड में। फिर भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। फिर भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल राज्य में। फिर केसर का वाणिज्यिक स्तर पर सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो है आपका जम्मू और कश्मीर में। फिर चलवासी कृषि पहाड़ी क्षेत्र की प्रमुख समस्या है आसाम और झारखंड की। इसके अलावा किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तो वो है आपका तमिलनाडु में। फिर मक्का की फसल पकने की अवधि है कितनी? 140 दिन की। फिर लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। फिर अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वो कहलाता है प्रकंद। क्या कहलाता है? प्रकंद। आगे बात करते हैं किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो वो है आपका प्याज। फिर गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो वो है आपका प्याज से संबंधित। फिर राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर में। फिर कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो धान, मक्का और गेहूं। विश्व में फल उत्पादन में भारत का योगदान है 12.6% का। फिर भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत तथा छोटा आकार
एवं उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑरेलिकल्चर। फिर विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। दलहनी फसलों में संतुलन खाद्य का अनुपात NPK कितना है? 1:2:2। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में है दूसरा। फिर एक ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थित है, खेती के लिए उपयुक्त है कौन सी? चाय की। फिर पूसा बोल्ड प्रजाति है सरसों की। मटर की पत्ती विहीन जाति है अपर्णा। बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है? धान की। फिर बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर की। इसके अलावा भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? विल्सन को। इसके अलावा केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ये आपका स्थित है करनाल में। फिर केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान स्थित है आपका तिरुवनंतपुरम में। फिर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है आपका मनीला में। फिर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है आपका जोधपुर में। फिर सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई MS स्वामीनाथन के द्वारा। किसके द्वारा? MS स्वामीनाथन के द्वारा। फिर हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई। कौन सी है? सनई। फिर भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? तो वो लिखा MS रंधावा ने। किसने? MS रंधावा। आगे बात करते हैं चीन, भारत, जापान एवं जर्मनी में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो वो है आपकी चीन में। फिर कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम अपनाने वाला राज्य था राजस्थान। फिर कल्याण सोनारा 64, शरबती सोनारा और सोनालिका में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? तो वो है शरबती सोनारा। फिर उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नलकूप। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एवं महाराष्ट्र में से कौन किसानों की मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य है? तो वो है आपका पंजाब। नेक्स्ट है आपका इसमें जस्ट ए मिनट, ये पंजाब भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया? तो वो है आपका 2001 से 2012 के बीच में। फिर मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? धान की। फिर पूसा RH10, पूसा सुगंध 3, पूसा बासमती और पूसा सुगंध 5 में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो वो पूसा RH10 है। फिर राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं की। फिर ICAR दिल्ली के वर्तमान महानिदेशक हैं डॉक्टर S अयप्पन। धान की उत्पत्ति हुई दक्षिण पूर्व एशिया में। कहाँ हुई? दक्षिण पूर्व एशिया में। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा उड़ीसा में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता? तो वह है आपका उड़ीसा। फिर भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है आपका तमिलनाडु। फिर उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में। फिर केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है आपका लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो वो है आपका मेरठ में। फिर साधारणता औरोबैकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। इसके अलावा अलसी, सूरजमुखी, मूंगफली और लोबिया में से कौन सी 2 दल वाली तिलहनी फसलें हैं? तो वो है आपकी मूंगफली। फिर राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है आपकी तिरुचिपल्ली में। फिर उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो वो है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कहाँ स्थापना की गई? तो वो है आपका झांसी में। सो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।